हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो GS2 के पर्सपेक्टिव से तो हम पूरा 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे इसके इम्प्लीकेशंस को जानेंगे, कुछ केसेस देखेंगे और साथ ही साथ आगे हम फ्यूचर में कैसे प्रोसीड कर सकते हैं इसकी तरफ वो भी जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक्स से। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली होता क्या है? इट इज अ कॉमन सेट ऑफ गवर्निंग लॉज फॉर एवरी सिटीजन विदाउट टेकिंग देयर रिलीजन इनटू कंसिडरेशन। देखो, मतलब समझने की कोशिश करना। हमारे यहाँ जैसे अगर आप कुछ भी चीज करते हो, जैसे मान लो कि किसी ने किसी का मर्डर किया, ठीक है, तो उसके लिए सेम लॉ अप्लाई करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या कोई और रिलीजन का हो। ये होता है क्रिमिनल लॉज। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी है, इसी तरह से और भी होते हैं कि क्रिमिनल लॉज के रिलेटेड। पर जब सिविल केसेस की बात आती है ना, सिविल केसेस में क्या आ जाते हैं? वो होते हैं पर्सनल मैटर्स, जैसे कि डाइवोर्स, मैरिज, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। तो ये वाली जो मैटर्स होते हैं, इनमें डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट लॉज हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है? हमारे पास हिंदू मैरिज लॉ है। इसी तरह से मुस्लिम्स का अपना अलग होता है। मुस्लिम्स के अपने जो डाइवोर्स लॉज हैं वो अलग हैं, वो सेम नहीं होते। अगर एक हिंदू डाइवोर्स करता है और मुस्लिम डाइवोर्स करता है तो इनमें चीजें फर्क होती हैं। तो ये जो काफी डिफरेंस है ना रिलीजन में और सिविल मैटर्स के अंदर, इसी को बोला जाता है कि इसीलिए बोला जाता है कि इन रिलीजन में काफी फर्क आ जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि इंडिया में सिमिलर मैरिज के लॉज हों, सिमिलर लॉज डाइवोर्स, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस के हों, और बाकी जो भी सिविल मैटर्स हैं, ऐसा करने के लिए अगर कोई लॉ लाया जाए, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब समझो आप, यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए बराबर, सिविल का मैंने आपको बता दिया सिविल मैटर्स, और कोड मतलब लॉ। ठीक है। और ये हमारे पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल 44 है, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी है। उसके अंडर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ इन्विसाज किया जा रहा है कि स्टेट आने वाले टाइम में, फ्यूचर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी। तो हमने मतलब समझ लिया अभी तक यूसीसी का। अब हम चलते हैं कुछ केसेस के ऊपर। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने मल्टीपल टाइम्स बोला है कि गवर्नमेंट को यूसीसी लेके आना चाहिए। सबसे पहले एक शाहबानो केस था, ये 1980s में केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। फिर सरला मुदगल केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज को ही रिपीट किया था कि स्टेप्स लेके आने चाहिए ताकि यूसीसी पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सके। अभी गोवा में यूसीसी इम्प्लीमेंटेड है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको काफी अच्छा भी माना है कि कैसे इट हैज हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी बिटवीन लॉज ओवर देयर। ठीक है, तो गोवा का एग्जांपल हम अपने आंसर्स में हमेशा कोट कर सकते हैं। ओके। तो अब हम चलते हैं कि अगर हमने यूसीसी ले आए तो इसके क्या पॉजिटिव्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव तो यही है कि वल्नरेबल सेक्शन जो भी हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। साथ ही जेंडर जस्टिस भी होगा। जेंडर जस्टिस कैसे? देखो, अभी कुछ साल पहले आपने ट्रिपल तलाक के बारे में सुना होगा। तो ट्रिपल तलाक मुस्लिम्स के अंडर था। अगर अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होता तो ऐसी चीजें ना ही होती है, इस ट्रिपल तलाक जैसी प्रैक्टिस एग्जिस्ट ही ना कर रही होती। तो अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर सेम कोड सब जगह अप्लाई करेगा तो इससे वुमेन का एम्पावरमेंट भी होगा। ठीक है। साथ ही साथ क्योंकि यूनिफॉर्मिटी आएगी और उस वजह से यूनिटी का भी सबको लगेगा कि सारे लॉज एक जैसे हैं, तो यूनिटी का भी एस्पेक्ट बनता है। नेशनल इंटीग्रेशन में भी इससे हेल्प होती है। सेकुलरिज्म भी हमारा स्ट्रांग होगा। और साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे आपको पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केसेस या इवन लोअर कोर्ट्स में भी बहुत सालों तक पेंडिंग रहते हैं। उनमें बहुत सारे केसेस पर्सनल लॉ के रिलेटेड होते हैं, यही मैरिज, ये अडॉप्शन। और क्योंकि ये सारे लॉज अलग अलग हैं कि मुस्लिम्स के लिए अलग, हिंदूज के लिए अलग एंड ऐसे, तो सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट्स का बहुत सारा टाइम इसको इंटरप्रेट करने में ही लग जाता है। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म कोड होता तो बहुत ही क्लैरिटी होती कि किस टाइप से किस चीज को कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, और ये जो लॉज हैं और जो भी डिले होता है जस्टिस में,
तो उसको भी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लीगल मैटर। और साथ ही साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है, जहाँ पे कुछ बुरी चीजों को हटाने के लिए स्टेट स्टेप्स ले सकती है एक अच्छे सेक्युलरिज्म और कंट्री की तरफ। तो ये भी उसके फेवर में ही है। बट हर चीज में कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, या आप इसको पॉसिबल नेगेटिव्स बोल सकते हो या चैलेंजेस बोल सकते हो। तो देखो, चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि इंडिया एक मल्टी कल्चरल कंट्री है। अब यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट ट्राइब्स सब रहते हैं। अब ऐसे में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना एक बहुत ही टफ चीज हो जाएगी। और साथ ही साथ माइनॉरिटीज को भी थ्रेट इससे फील होता है। देखो, थ्रेट ऐसे कैसे फील होगा। अब मान लो कि आपने सिमिलर कोड लेके आना है मैरिज के लिए, तो आप मैरिज के लिए किसका कोड यूज करोगे? क्या हिंदू कोड मतलब बना दोगे पूरे देश के लिए, या मुस्लिम वाला लॉ यूज कर लोगे? तो इस वजह से मुस्लिम्स को नहीं, एज इन माइनॉरिटीज को कुछ को लग सकता है कि जो मेजोरिटीज के लॉज हैं वो उन पे थोपे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से आइडेंटिटी पे भी थ्रेट आ सकता है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में भी हर्डल है। कैसे? कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 अगर आप देखोगे, जो कि फंडामेंटल राइट है, वहां पे सभी को अपना रिलीजन प्रॉपरली प्रैक्टिस और प्रोपोगेट करने का राइट दिया गया है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो हो सकता है कि ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट करे। ठीक है, और साथ ही साथ इससे कम्युनल पॉलिटिक्स भी बढ़ सकती है, क्योंकि डिफरेंट आप देखते हो पॉलिटिक्स में किस टाइप से रिलीजन और अन्य चीजों का यूज होता है। तो ये उस चीज को भी बढ़ावा दे सकता है अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो आगे वे फॉरवर्ड क्या है, हम कैसे इसकी तरफ प्रोसीड करें? देखो, लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आप जब भी आंसर में लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो उन्हीं ने ही, लॉ कमीशन ने ही बोला है कि यूनिटी विद इन रिलीजन लेके आओ रेदर देन बिटवीन रिलीजन। जैसे कि पहले देखो, हिंदू में ही ना मल्टीपल प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट करती हैं। हिंदू में भी ना जाने कितने ट्राइबल हैं, आगे कितने कस्टम्स हैं। तो विद इन हिंदू रिलीजन ही हमारी सिमिलैरिटी नहीं है। और इसी तरह से मुस्लिम्स और बाकी रिलीजन में भी सेम केस है। तो जब तक विद इन रिलीजन ही यूनिटी नहीं होगी, हम दूसरे रिलीजन के साथ कैसे कंपेयर करेंगे? ठीक है, तो यूनिटी विद इन रिलीजन लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही ये ग्रेजुअल प्रोसेस होना चाहिए कि सोसाइटी में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस लेके आए जाएं, उनको अवेयर करवाया जाए कि इससे बेनिफिट्स क्या हैं, ताकि एक बिना किसी रुकावट के ये चीज़ करी जा सके। साथ ही हमारे एक बहुत ही फेमस चीज़ बोली जाती है कि हम, इंडिया एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का कंट्री है। बट यहाँ पे यूनिटी बिना यूनिफॉर्मिटी के आती है, और डाइवर्सिटी बिना किसी फ्रेगमेंटेशन के। तो हमें अगर यूसीसी लेके भी आना है, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि इंडिया की जो मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक वैल्यूज हैं, वो इंटैक्ट रहें। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव वे में कंक्लूड करते हुए इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने यूसीसी को पूरा इन डेप्थ पढ़ने की कोशिश करी है। अगर आप इसको इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप ये नीचे लिखे टेलीग्राम मेकिंग यूपीएससी इजी से इसकी पीडीएफ ले सकते हो। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट में मेंशन कीजिए, और साथ ही ये वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।